So imagine you are studying for UPSC since years and still you not able to get your dream rank. Scary, right? In यूपीएससी अगर हम ड्रीम रैंक लाना चाहते हैं तो उसके अंदर हमारा सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो कंट्रीब्यूट करता है वो है हमारा ऑप्शनल। यूपीएससी में काफ़ी सारे ऑप्शंस जो हैं वो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किए गए हैं ताकि वो अपने इंटरेस्ट या फिर एकेडमिक बैकग्राउंड को एज अ स्ट्रेंथ बना के अपनी रैंक जो है वो ला सकें। ऑप्शनल में हमें चूज़ करने में कई बारी डायलेमा जो है वो होता है। क्या हम अपने एकेडमिक बैकग्राउंड को चूज़ करें या फिर हमारा जो पर्सनल इंटरेस्ट है जिसको हम कंसिस्टेंटली अपने लेवल तक पढ़ सकते हैं, एक लॉन्ग टाइम तक पढ़ सकते हैं। क्योंकि एक यूपीएससी का प्रोसेस जो है वो काफ़ी लंबा रहता है। तो उसको पूरा करने के लिए हमें ऑप्शनल को ऐसा चूज़ करना चाहिए जो कि हमारे पर्सनल इंटरेस्ट के साथ और हमारे एकेडमिक बैकग्राउंड के साथ दोनों के साथ मैच कर सके और हम ओवर द टाइम पीरियड उसको मेंटेन कर सके, कंसिस्टेंटली उसको रिवाइज कर सके। तो यही हमारे डायलेमा रहता है कि क्या अगर मैं आर्ट्स बैकग्राउंड से हूँ तो मुझे कौन-सा ऑप्शनल जो है वो चूज़ करना चाहिए या मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे कौन-सा ऑप्शनल चूज़ करना चाहिए? वेदर इट शुड बी फ्रॉम द कॉमर्स बैकग्राउंड ओनली लाइक द कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी और मैनेजमेंट, or it can be my personal interest like the psychology or sociology or anthropology. Years लग जाते हैं हमें ये फिक्स करने में कि हमें कौन सा ऑप्शनल जो है वो चूज़ करना है एंड इवन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ स्टडी वी ऑफन choose the other optional over the other because of just कि उसमें स्कोर बहुत अच्छा आ रहा है बच्चों का या फिर जो टॉप रैंक है वो उन्होंने इस ऑप्शनल को चूज़ किया था। बट इन सभी को एज़ अ हमें सेकेंडरी फैक्टर चूज़ करना चाहिए व्हाइल चूज़िंग द ऑप्शनल। प्राइमरी फैक्टर्स शुड बी योर पर्सनल इंटरेस्ट एंड योर एकेडमिक बैकग्राउंड। तो यूपीएससी के ऑप्शनल को चूज़ करते हुए आपको कुछ फैक्टर्स जो हैं वो ध्यान में रखने चाहिए और इन फैक्टर्स से ही आप अपनी ड्रीम रैंक तक पहुंच सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कॉमर्स ऑप्शनल की कि अगर आप एक कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो तो क्या आपको कॉमर्स ऑप्शनल चूज़ करना चाहिए? क्या आपकी उसके अंदर स्ट्रेंथ है? क्या आपको सिर्फ ऐसा लगता है क्योंकि टॉप रैंकर्स लाइक गरिमा लोहिया मैम और आकांक्ष ढिल सर वो हमारे कॉमर्स बैकग्राउंड से थे तो इस वजह से हमें कॉमर्स को चूज़ करना चाहिए? तो यही फैक्टर जो है वो आपका नहीं होना चाहिए। देयर आर मैनी अदर फैक्टर्स विच शुड बी प्रायोरिटाइज्ड बाय यू व्हाइल चूजिंग द ऑप्शन। तो आज हम बात करेंगे कॉमर्स ऑप्शनल में कि आपको उसे क्यों चूज़ करना है, कैसे आपको उसको प्रिपेयर करना है और उस कॉमर्स ऑप्शनल के अंदर क्या-क्या सब्जेक्ट्स जो हैं, वो हमारे रहते हैं। ये सभी चीज़ें जो है, वो हमारे बिगिनर्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहे हैं और वो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहते हैं कि क्या ये कॉमर्स ऑप्शनल हमारे लिए बेस्ट होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि यूपीएससी के द्वारा कॉमर्स ऑप्शनल के अंदर क्या सिलेबस जो है वो प्रोवाइड किया गया है, क्या इसकी स्कोरिंग पोटेंशियल जो है वो रहती है, क्या इसकी एक सीक्रेट स्ट्रैटेजी है जो कि हर एक टॉपर अपनाता है लेकिन ऑन स्क्रीन उसको वो लोग प्रॉपर्ली शेयर नहीं करते हैं, या फिर इसकी काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड गाइडेंस भी जो है वो देखने को मिलती है। ओवर द टाइम आउटडेटेड रिसोर्सेज जो हो रहे हैं उनकी वजह से बच्चे अपने जो एकेडमिक बैकग्राउंड का इंटरेस्ट है उसको यूपीएससी प्रिपरेशन में यूज़ नहीं कर पाते हैं ड्यू टू दी लिमिटेड गाइडेंस।
इसके अलावा क्या-क्या आपके जो ग्रेजुएशन के रिसोर्सेज़ हैं, उनको आप इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ रीडिंग द न्यू बुक्स, यू कैन ऑल्सो यूज़ योर ग्रेजुएशन रिसोर्सेज़ फॉर कॉमर्स ऑप्शनल। इसके अलावा हम यहाँ पे ये भी देखेंगे कि क्या मिथ्स जो हैं वो कॉमर्स ऑप्शनल को लेके बच्चों के दिमाग में रहता है और उनके अगेंस्ट क्या रियलिटी जो है वो एग्ज़िस्ट करती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ऑप्शनल की, तो ये यूपीएससी में जो एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है, वो एग्ज़ैक्टली है क्या? इसकी मदद से आपको कैसे 500 मार्क्स का एडवांटेज जो है वो मिल सकता है, क्योंकि ये 2 पेपर जो है वो हमारे ईच 250 मार्क्स के जो है वो मेंस के अंदर रहते हैं और इसका स्पेसिफिक पोर्शन जो है, वो हमारे टोटल मार्क्स के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो रहता है। जिसकी वजह से अगर आप इनके अंदर अपनी स्ट्रेंथ बना सकते हैं, तो आप अपनी रैंक को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव जो है वो कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि अगर आप एक कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलॉन्ग करते हो, तो आपको ये कॉमर्स ऑप्शनल क्यों चूज़ करना चाहिए? कौन-कौन से फैक्टर्स जो हैं, वो आपको कंसिडर करने चाहिए व्हाइल चूज़िंग दिस ऑप्शनल? तो इसके अंदर 4 फैक्टर्स जो हैं वो रहते हैं, जिसकी वजह से कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को ये कॉमर्स ऑप्शनल को चूज़ करना चाहिए। सबसे पहली अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर पेपर के अंदर, बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि इसके अंदर प्रैक्टिकल ज़्यादा है और हम उन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को लिमिटेड टाइम ऑफ पीरियड के अंदर कंप्लीट नहीं कर पाएँगे। तो दैट इज़ अ मेजर मिथ इन द कॉमर्स ऑप्शनल which should not be carried forward in the preparation, because this commerce optional have both blend of numerical and the theory. Even अगर हम मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखें, तो थ्योरी के अंदर हमारा मेजर प्रोपोर्शन जो है वो रहता है, जबकि न्यूमेरिकल जो है वो एक ऑल्दो पार्ट है, लेकिन न्यूमेरिकल जो है वो थ्योरी से काफ़ी ज़्यादा कम रहते हैं। तो मार्क्स के वाइज़ अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें, तो थ्योरी का जो मार्क्स रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है न्यूमेरिकल से। इसके अलावा अगर हम कॉमर्स ऑप्शनल की बात करें, तो इसके अंदर जितने भी कंसेप्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल ड्रिवन हैं। आपको जो भी थिंकर्स होंगे या फिर जितने भी एग्ज़ाम्पल्स होंगे, वो आप ओवर दी आपके जो भी अराउंड हो रहा है, उन चीज़ों को आप इंटीग्रेट यहाँ पे कर सकते हो। आपको एक बहुत ही ओवर एंड अबव कोई हाई वैल्यू एडिशन करने की ज़रूरत नहीं है। ऑल्दो एग्ज़ाम्पल्स की ज़रूरत रहती है, लेकिन वो इतने हाई-फाई एग्ज़ाम्पल्स नहीं होते हैं कि आपको बहुत ही ज़्यादा कोई इसके अंदर टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत पड़े। तो इसके अंदर जितने भी कंसेप्ट्स हैं, वो लॉजिकल एंड कंसेप्ट ड्रिवन हैं। उसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा साइंटिफिक नॉलेज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको 2 से 3 बारी उसको पढ़ के आप ईज़िली आप उसको खुद से अंडरस्टैंड कर सकते हो, अगर आपके पास राइट गाइडेंस है तो। देन अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलॉन्ग करते हो, लाइक आपने बीबीए करी है, बीकॉम करी है, एमकॉम करी है या फिर आपने कोई प्रोफेशनल कोर्स किया है लाइक द सीए, सीएस, सीएमए, देन यू आर एट द राइट स्टेप, because this particular commerce background will going to help you in the UPSC mains preparation, and that to the chunk of 500 marks. So this commerce background is like a cherry on the cake, which will help you gain more marks. इसके अलावा अगर बाय गॉड ग्रेस अगर हम इसको क्लियर नहीं कर पाते हैं, तब भी ये पर्टिकुलर कॉमर्स ऑप्शनल की जो भी आप प्रिपरेशन करेंगे, उसको आप बियॉन्ड द यूपीएससी भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर लाइक अगर हम देखें, यूजीसी नेट हो गया या फिर अदर एग्ज़ाम्स हो गए, आरबीआई, सेबी, इन सभी एग्ज़ाम्स के अंदर भी कॉमर्स के जो सब्जेक्ट्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं एंड इनको वहाँ पे यूज़ किया जा सकता है। तो इट इज़ नॉट जस्ट लिमिटेड टू द यूपीएससी,
These subjects can also be used beyond UPSC. Even it can be used in the entrepreneurship or the business. These skills will be lifetime for you. So इसको पढ़ने में आपके पॉजिटिव्स ज़्यादा हैं इन कंपैरिजन टू द नेगेटिव्स। तो इसी वजह से ये कॉमर्स ऑप्शनल जो है वो एक हमें एडवांटेज जो है वो ओवर द अदर स्टूडेंट्स प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉमर्स ऑप्शनल सिलेबस की। तो इसके अंदर हमारे 2 पेपर जो है वो रहते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 1 की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हमारे थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों रहते हैं। एंड थ्योरी एंड प्रैक्टिकल का भी जो रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंशिएबल है। थ्योरी काफ़ी ज़्यादा रहती है एंड प्रैक्टिकल हमारा कुछ स्मॉल चंक जो है वो रहता है। तो यही हमारी एक गलत कंसेप्ट जो है वो बना हुआ है कि पेपर 1 के अंदर प्रैक्टिकल जो है वो ज़्यादा आता होगा इंस्टेड ऑफ थ्योरी। लेकिन यही मिथ जो है वो हमें ब्रेक करना है, क्योंकि पेपर 1 के अंदर प्रैक्टिकल के कंपैरिजन में थ्योरी ज़्यादा पूछी जाती है। और अगर आपका थ्योरेटिकल बैकग्राउंड स्ट्रेंथन होगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तो आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी जो है वो गलत नहीं होगा। तो ये मिथ तोड़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ही जो है वो सभी कुछ होता है। हमें थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों का एक ब्लेंड की तरह जो है वो उसे यूज़ करना है। इसके अंदर अगर हम सिलेबस देखें तो डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो है वो हमारे इसके अंदर रहते हैं, लाइक द फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, टैक्सेशन, ऑडिटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केटिंग इंस्टीट्यूशन। अब कोई भी अगर पहली बारी कॉमर्स ऑप्शनल का सिलेबस देखेगा तो वो डर जाएगा, क्योंकि उसे लगेगा कि पूरा का पूरा जो अभी तक हम ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ते आ रहे हैं, वो सारी ही चीज़ें एक साथ एक सब्जेक्ट के अंदर डाल दी गई है और हमें सब कुछ पढ़ना है। एंड दैट इज़ ऑल्सो अ मेजर मिथ कि ये सारे सब्जेक्ट्स आपको पूरे ए टू ज़ेड जो है वो पढ़ने हैं। ये बहुत ही गलत कंसेप्ट है, बहुत ही गलत मिथ है जिसको हमें ब्रेक करना है। एंड इस मिथ को ब्रेक करके हम ईज़िली अपने मार्क्स जो है वो पेपर 1 के अंदर 150 प्लस जो है वो ला सकते हैं। इन सभी सब्जेक्ट्स को अगर हम ओवर द ईयर्स पीवाईक्यू बेसिस पे ब्रेक करें, और इवन जो हमारा क्वेश्चन पेपर का पैटर्न होता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चंस जो हैं वो ऑप्ट करने होते हैं आउट ऑफ द 8, उसके अंदर भी एक मेजर पैटर्न जो है वो रहता है जो कि हर कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। एंड अगर आपने उसको आइडेंटिफाई कर लिया है तो आपको कोई नहीं रोक सकता रैंक लाने। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो ये पर्टिकुलर पार्ट ए रहता है और ये हमारा पार्ट बी रहता है। पार्ट बी के अंदर देखें तो मेजर फाइनेंशियल मैनेजमेंट रहता है एंड माइनर जो मार्क्स है वो हमारा फाइनेंशियल मार्केटिंग इंस्टीट्यूशन से जो है वो रहता है। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट और ये एक 2 सब्जेक्ट्स जो है वो हमारे हो गए, जिसको हम अपना मेन मेजर स्ट्रेंथ जो है वो बना सकते हैं ताकि हम पेपर 1 के अंदर मैक्सिमम मार्क्स जो है वो ला सकें। इन दोनों ही सब्जेक्ट से आप इज़िली अपने इतने मार्क्स ला सकते हैं कि आप इज़िली अपनी रैंक जो है वो ला सकें। तो इन दोनों सब्जेक्ट्स के ऊपर अगर हम फोकस करें, अगर आप एक सिलेबस वाइज अपना पीवाईक्यू का चार्ट बनाएं, तो इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के अंदर भी एक ग्रेड वाइज पैटर्न जो है वो पीवाईक्यूज के अंदर देखा जाता है कि एक साल एक कंसेप्ट पूछा जाता है तो दूसरे साल अलग कंसेप्ट होता है। तो उसको भी अगर अपने आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो दैट विल बी लाइक बहुत इजी हो जाएगा आपको कॉमर्स ऑप्शन को क्रैक करना। तो just take your pen and paper and make the PYQ mapping of that particular subject, and आप देखो आप कितना आसान हो जाएगा आपको इस सब्जेक्ट को कंप्लीट करना इन अ वेरी मिनिमम टाइम। इसके बाद अगर हम पार्ट 1 की बात करें तो पार्ट 1 के अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, टैक्सेशन एंड ऑडिटिंग, इन सभी के अंदर भी बहुत ज़्यादा पैटर्न जो है वो रहता है। क्वेश्चन वाइज भी पैटर्न देखा जाता है। अगर आप ये खुद से आइडेंटिफाई करेंगे तो यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन। अगर मैं आपको डायरेक्ट पैटर्न्स आइडेंटिफाई करके दे दूंगी तो दैट विल बी लाइक अ स्पून फीडिंग। तो आपको खुद उसको आइडेंटिफाई अगर आप करते हो तो
आप बहुत ही अच्छी बेटर पोज़ीशन में होंगे ओवर द अदर्स और आप खुद से आइडेंटिफ़ाई कर पाओगे कि इस पर्टिकुलर ईयर में कौन-सा क्वेश्चन जो है, उसके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो आप उस पैटर्न को आइडेंटिफ़ाई करो और उस पैटर्न को आइडेंटिफ़ाई करके अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो बनाओ। तो दैट विल बी मेक योर ड्रीम रैंक रीच टू यू ओनली। ठीक है, तो हमें इसके अंदर ये आइडेंटिफ़ाई जो है वो करना है और हम बहुत ही ईज़िली अगर पेन एंड पेपर के थ्रू इसको आइडेंटिफ़ाई करना चालू करें, ग्रिड बनाएँ हर एक सब्जेक्ट की कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है अकॉर्डिंग टू द पीवाईक्यू कीवर्ड, तो इससे आपकी चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। एंड यही चीज़ सेम हमारे पेपर 2 के अंदर भी रहती है, वहाँ पर भी हमारे जितने भी पैटर्न्स हैं वो रिपीट होते हैं। ऑड एंड इवन ईयर्स के बेसिस पे पैटर्न्स रिपीट होते हैं, आपको आइडेंटिफ़ाई करने की ज़रूरत है, आपको हर एक चीज़ ए टू ज़ेड पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। ईयर बाय ईयर चीज़ें रिपीट होती हैं, ऑड एंड इवन बेसिस पे रिपीट होती है। जस्ट आइडेंटिफ़ाई दैट पैटर्न एंड क्रैक दिस कॉमर्स ऑप्शनल। You do not need any coaching, you just need a right guidance to crack this commerce option। तो इसके अंदर भी यही रहता है, यहाँ पे 2 सब्जेक्ट्स और रह गए हैं हमारे, दैट इज़ एचआरएम एंड आईआर। जैसे कि हमने पेपर 1 के अंदर देखा था कि पार्ट बी रहता है और ये पार्ट ए रहता है। ऐसे ही पेपर 2 के अंदर ऑर्गेनाइज़ेशन थ्योरी जो है वो हमारा पार्ट ए में आता है और एचआरएम एंड आईआर जो है वो हमारे पार्ट बी में आते हैं, ठीक है। सेम यही पैटर्न यही होता है कि हमें क्वेश्चन्स चूज़ करने होते हैं आउट ऑफ टोटल 8 क्वेश्चन्स हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ 5 क्वेश्चन्स जो हैं वो अटेम्प्ट करने होते हैं। उसके अंदर भी एक पैटर्न होता है कि कहाँ से कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन जो है वो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर पूछा जाएगा। तो यू कैन प्रायोरिटाइज़ योर सब्जेक्ट कि कौन-सा सब्जेक्ट आपकी स्ट्रेंथ है एंड इसमें से आपको ये क्वेश्चन जो है वो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। उसके बेसिस पे ही आप पढ़ते जाओ, आपको सारे सब्जेक्ट्स बिल्कुल टॉपिक वाइज़ पढ़ के जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये आइडेंटिफ़ाई करना है कि कौन-सी स्ट्रेंथ है आपकी, कौन-सी नहीं है। इवन गरिमा लोहिया मैम ने भी यही बताया था कि उन्होंने टैक्सेशन एंड ऑडिटिंग को इतना प्रायोरिटाइज़ नहीं किया था। उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ पीवाईक्यू के बेसिस पे आइडेंटिफ़ाई किया था कि कौन-सा पर्टिकुलर टॉपिक जो है वो पूछा जाएगा एंड उसके बेसिस पे उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई थी। इसके मदद से आप जो आपके बड़े-बड़े सब्जेक्ट्स हैं लाइक द फाइनेंशियल मैनेजमेंट और द ऑर्गेनाइज़ेशन थ्योरी, आप उनको अपना स्ट्रेंथ बना के मेजर मार्क्स जो है वो वहाँ से गेन कर सकते हो। तो दिस पैटर्न यू हैव टू आइडेंटिफाई, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एग्ज़ैक्टली कॉमर्स ऑप्शन का सिलेबस। तो इसके अंदर जस्ट टेक अ पेन एंड पेपर एंड identify all the PYQ pattern. Based on that, make your own strategy and take the right guidance. You do not need coaching for this because already you have done it in your graduation, in your post graduation, or in the professional course. You just have to make your right strategy to crack this commerce option. अब हम नेक्स्ट बात करते हैं दैट इज़ कि जो बिगेस्ट मिथ्स है इस पर्टिकुलर कॉमर्स ऑप्शनल के अराउंड वो क्या है, ठीक है? तो सबसे बड़ा मिथ जो है वो ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ सीए स्टूडेंट्स जो हैं वो इस पर्टिकुलर ऑप्शन को ले सकते हैं एंड दैट इज़ अ वेरी बिग मिथ अराउंड इट। Even normal BCom honors, BBA graduate even can take this particular optional. There is no foundation कि अगर आपने CA CS करी है तभी आप इस पर्टिकुलर ऑप्शन को ऑप्ट करेंगे। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से ग्रेजुएट भी हैं, तो भी आप इस पर्टिकुलर ऑप्शन को ईज़िली क्रैक कर सकते हैं। आपको अगर विश्वास नहीं हो तो आप जाके रैंक्स चेक कर सकते हैं लाइक दी जो भी हमारे टॉप रैंकर्स हैं कॉमर्स ऑप्शनल से, many belong to just only the BCom graduate and they are not, they haven't done any professional course like the CA and CS and then also they crack this UPSC exam. देन सेकंड में आता है कि कॉमर्स ऑप्शनल जो है वो स्कोरिंग नहीं है। भाई स्कोरिंग है, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल आप इजीली ब्लेंड करके अगर आप राइट स्ट्रैटेजी बनाएं तो आप उसको इजीली स्कोर जो है वो कर सकते हैं। अगर आप अपना इजीली अपने पेपर को टाइम लिमिट के अंदर कंप्लीट कर पा रहे हैं तो नो वन कैन स्टॉप यू टू गेट द हाईएस्ट मार्क्स इन द कॉमर्स ऑप्शन। देन नेक्स्ट मिथ की हमने पहले ही बात कर ली थी कि प्रैक्टिकल वेटेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है थ्योरी से एंड दैट इज़ ऑल्सो अ रॉन्ग मिथ अराउंड इट। थ्योरी का प्रपोर्शन जो है वो प्रैक्टिकल से कई गुना ज़्यादा है। प्रैक्टिकल है,
लेकिन इतना नहीं है जितना थ्योरी का है। तो अगर आपका थ्योरी भी स्ट्रॉन्ग होगा ना, तो भी आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो हैं, वो आप ईज़िली उसको कर पाओगे। जब तक आपका थ्योरी स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, यू कांट सॉल्व एनी प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो इन मिथ्स को हमें ब्रेक करना है। अब एग्ज़ैक्टली रियलिटी क्या है, जो कि आपको मार्केट के अंदर कोई नहीं बताता है? दैट इज़ कि थ्योरी की वेटेज जो है, वो काफ़ी ज़्यादा रहती है प्रैक्टिकल से। इसको हमें गाँठ बाँध लेनी है, हमें बिल्कुल याद रख लेना है कि थ्योरी जो है, वही हमारा प्रैक्टिकल का पाथ भी जो है वो क्लियर करेगी। अगर आप थ्योरी नहीं करेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रैक्टिकल के ऊपर फ़ोकस करेंगे, तो कॉमर्स ऑप्शनल को आप क्रैक नहीं कर पाएँगे। देन रिपीटेड पैटर्न ऑफ पीवाईक्यू, इसके अंदर सबसे बड़ी जो हमारी मेन थिंग रहती है, इवन एंड ऑड ईयर्स का पैटर्न रिपीटिशन। इसको अगर आप खुद से आइडेंटिफाई करोगे, तो यू विल सी द वंडर इन द पीवाईक्यू पैटर्न। मतलब रिपीट होते हैं टॉपिक्स, खुद से आइडेंटिफाई करो, खुद पता लगाओ कि एग्जैक्टली क्या पैटर्न जो है वो एग्जिस्ट करता है। देन नेक्स्ट क्या आता है कि हम क्या करते हैं कि इतने सारे रिसोर्सेज इकट्ठा कर लेते हैं, इस कोचिंग का भी ले लेते हैं, उस कोचिंग का भी ले लेते हैं, एंड अपने जो हमारे ग्रेजुएशन की बुक्स हैं उनको भी ले लेते हैं। हमें उनको लिमिट करना होगा, क्योंकि एग्जैक्टली इतने सारे रिसोर्सेज काम नहीं आएंगे। काम आएगा रिवीजन। आप सिर्फ वो बुक को एक ही बारी पढ़ोगे, लेकिन जो आपने उसके अंदर से नोट्स बनाए होंगे, वो आप बार-बार ही उसको यूज़ करोगे, बार-बार उसको रिवाइज़ करके जितना ज़्यादा रिवाइज़ करोगे, उतना ज़्यादा वो रिप्रोड्यूस जो है वो हमारा पेपर के अंदर होगा। क्योंकि ब्लैंक शीट आएगी, वहाँ पे कोई बुक्स आपके पास खुली नहीं होंगी, आपको उसके अंदर खुद से फिल करना होगा। तो जितनी ज़्यादा रिवीजन करोगे, उतना ज़्यादा आउटपुट जो है वो निकल के आएगा। तो दिस इज़ द रियलिटी ऑफ द कॉमर्स ऑप्शनल। इंस्टेड ऑफ कलेक्टिंग द रिसोर्सेज, फोकस मेनली ऑन रिवीजन, एंड जितनी ज़्यादा आप रिवीजन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे, उतने ज़्यादा आपके थिंकर्स, एग्जाम्पल्स, आंसर्स के अंदर जो है वो निकल के आएंगे। तो आपको रिवीजन को प्रायोरिटाइज करना है। चाहे आपको कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने में 3 या 4 बार ही लग रहे हैं, लेकिन रिवीजन को आपको एटलीस्ट 10 टाइम्स जो है वो करनी होगी, एंड दैट विल मेक एंड ब्रेक योर रैंक। देन नेक्स्ट अगर हम बात करें रोड मैप फॉर द प्रिपरेशन की, कॉमर्स ऑप्शनल के अंदर क्या होता है कि हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले अपने सिलेबस को जो है वो अंडरस्टैंड करना है कि किन-किन टॉपिक्स को बताया गया है सिलेबस के अंदर कि हमें इन पर्टिकुलर टॉपिक्स को करना है। कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करने हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आइडेंटिफाई करने हैं। ये नहीं कि हम पूरा स्टार्टिंग से सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स देके बैठ गए हैं। जितने भी कीवर्ड्स दिए गए हैं, उन पर्टिकुलर को हमें आइडेंटिफाई करके अपने नोट्स को एक पर्टिकुलर बनाना है, ताकि हम एक्स्ट्रा जो है वो ना पढ़े और अपने टाइम को सेव कर सकें। तो हमें अपने सिलेबस को सबसे पहले कंप्लीटली अंडरस्टैंड करना है। जो भी आप बुक जो भी आप टॉपिक लेके बैठ रहे हो, पहले आप सिलेबस में उसका कीवर्ड देखो। देन उस पर्टिकुलर टॉपिक के पीवाईक्यू को मैप करो कि ओवर द इयर्स इस पर्टिकुलर टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्या ये टॉपिक पीवाईक्यू की बेसिस पे इम्पोर्टेंट है भी या नहीं? क्या इसकी मार्क्स की वेटेज कितनी है? क्या इसमें से प्रैक्टिकल पूछा जा रहा है या थ्योरी पूछा जा रहा है? इन सभी चीज़ों को जब आप आइडेंटिफाई कर लोगे, तो कॉमर्स ऑप्शनल क्रैक करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो ये सभी चीज़ें जो है वो हमें अंडरस्टैंड करनी होगी। सेकंड होगा कि हमें अपने लास्ट ईयर के पेपर्स जितने भी हैं उनको हमें बिल्कुल उनको एक ग्रिड बना लेनी है कि एग्ज़ैक्टली कौन-कौन से क्वेश्चंस कहाँ-कहाँ से पूछे जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू द टॉपिक कीवर्ड, एंड इसके बाद आएगी हमारी नोट मेकिंग। जब तक आप 3-4 बार उस पर्टिकुलर कीवर्ड के कांसेप्ट को समझ ना लो, तब तक नोट मेकिंग मत करना। जब तक आपको समझ ना आ जाए, नोट मेकिंग का कोई फ़ायदा नहीं है, एंड जैसे ही आपको समझ आ जाए, आप इवन नोट मेकिंग तो अब ईज़ी हो गई है, आप एआई के थ्रू ईज़िली उस पर्टिकुलर चीज़ को समराइज़ करके अपने नोट्स जो है वो बना सकते हो, एंड इसके अलावा उसको सेग्रीगेट करके अपने स्कोरिंग पार्ट को मेनली आइडेंटिफ़ाई करके साइड में रख सकते हो कि ये मेरे को सबसे ज़्यादा जो है वो इसको पढ़ना है, क्योंकि पूरा का पूरा सिलेबस मैंने आपको दिखाया था कि कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं वो हमारे बड़े होने की वजह से मेजर मार्क्स जो है वो ले जाते हैं। लाइक द फाइनेंशियल मैनेजमेंट है हमारा, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी है, ओबी है। ये हमारे कुछ
कम सब्जेक्ट से आपका हायर आउटपुट जो है वो आपको मिल जाएगा। तो इनके ऊपर अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अगर आप देते हो इन कंपैरिज़न टू द अदर सब्जेक्ट्स, तो आपका इनपुट आउटपुट रेशियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है? और सबसे एंड में हमारा एंड गेम यही है कि जितनी ज़्यादा आप रिवीजन करोगे, जितनी ज़्यादा आप आंसर राइटिंग करोगे, उतना ज़्यादा ईज़िली आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को, नॉलेज को आंसर राइटिंग के फॉर्मेट में कर पाओगे। अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने नोट्स बनाने में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो दैट विल नॉट मेक योर रैंक इन द टॉप 50s। तो इस पर्टिकुलर नोट मेकिंग के बाद ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा पार्ट जो है वो रहता है कि आपको रिवीजन और आंसर राइटिंग पे सबसे ज़्यादा फोकस करना होगा। जितनी ज़्यादा रिवीजन करोगे उतने ज़्यादा इजीली आप आंसर राइटिंग जो है वो कर पाओगे। एंड दिस इज़ अ लूप, रिवीजन, आंसर राइटिंग, रिवीजन। आइडेंटिफाई करो आंसर में कहाँ आपके गैप्स हैं, कहाँ पे आप अपने एग्जाम्पल्स या थिंकर्स को नहीं लिख पा रहे हो। ओपन बुक टेस्ट दो, चाहे अपने नोट्स को आगे रखो एंड देन क्वेश्चन लिखो। देखो कि कैसे आप अपने नोट्स को रेप्लिकेट कर सकते हो इन द आंसर फॉर्मेट। उस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी से आप इजीली अपने नोट्स को रेप्लिकेट करना सीख जाओगे कि कैसे मैं उसको आंसर के अंदर कन्वर्ट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। और उसके अंदर भी स्पेसिफिक ये रहेगा कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर आप अगर उसको कंप्लीट कर रहे हो, तो वो आपके लिए बहुत ही मेजर पॉइंट जो है वो रहेगा। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं बिगेस्ट मिस्टेक्स जो हम ओवर द अपनी प्रिपरेशन टाइम में करते हैं। सबसे पहले तो हम बहुत ज़्यादा बुक्स जो है वो कलेक्ट करने में लग जाते हैं कि मैं ग्रेजुएशन की भी ले लूँ, पोस्ट ग्रेजुएशंस की भी ले लूँ, और पीवाईक्यू को इस चलते इग्नोर कर देते हैं। नॉलेज को गैदर करते हैं, लेकिन उस नॉलेज को कैसे हमें रेप्लिकेट करना है अपने आंसर फॉर्मेट के अंदर, वो हम बिल्कुल नहीं सीखते। देन आंसर राइटिंग के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता। हम सिर्फ़ और सिर्फ़ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, प्रैक्टिकल सॉल्व कर रहे हैं। थ्योरी के आंसर कैसे लिखने हैं हमें पता ही नहीं होता है एग्ज़ैक्टली। और रिवीजन को तो कोई ध्यान देता ही नहीं है। एक बारी नोट्स तैयार कर लिए, फिर वो किसी कोने में पड़े रहते हैं। जब लगता है कि भई अब मेंस आ रहा है, अब देखना है, तो उसको रिवाइज़ करने में घंटों चले जाते हैं। देन एक बिना प्लानिंग के अगर आप स्टडी कर रहे हो, तो बहुत बुरी मिस्टेक जो है वो हमसे होगी। और बिकॉज़ मैंने ये मिस्टेक करी है, तो मैं आपको बता रही हूँ कि आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है। सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल इम्पोर्टेंस नहीं देनी है। एक टाइम था कि मैंने टैक्सेशन के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम दिया था, जबकि मुझे वो नहीं देना चाहिए था। क्योंकि मैंने उस टाइम पे आइडेंटिफ़ाई ही नहीं किया था कि टैक्सेशन के क्वेश्चन्स लिमिटेड हैं, एंड उन क्वेश्चन्स को मैं स्किप कर सकती हूँ ओवर द अदर क्वेश्चन्स, क्योंकि अगर मेरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग था, तो मैं उसको स्किप कर सकती थी। लेकिन क्योंकि मेरे पास राइट गाइडेंस नहीं थी, तो मैंने बहुत सारा टाइम जो है वो टैक्सेशन के अंदर दिया, एंड इतना ज़्यादा आउटपुट जो है वो मुझे नहीं मिला। तो अपनी लर्निंग से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपको अपने सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटाइज़ करना है, सभी सब्जेक्ट्स को इक्वल इम्पोर्टेंस नहीं देनी है। बेस्ड ऑन देयर मार्क्स वेटेज, बेस्ड ऑन योर स्ट्रेंथ, आपको अपने सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटाइज़ करना है और देखना है कि कहाँ से आपको कम इनपुट से ज़्यादा आउटपुट जो है वो आपको मेंस के अंदर मिल सकता है। तो इन मिस्टेक्स को आपको अवॉइड करना चाहिए, ताकि आप ईज़िली अपनी रैंक जो है वो गेन कर सकें। अब इस पर्टिकुलर चैनल से आपको क्या-क्या एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो हो सकती है, क्या-क्या मैं प्रोवाइड करने वाली हूँ, किन गलतियों से जो मैंने सीखी है, वो आप ना करो, इसलिए मैंने ये चैनल जो है वो बनाया है, ताकि आप तक वो राइट गाइडेंस पहुँच सके और आप उस राइट गाइडेंस के थ्रू अपने पाथ को क्लियरली कवर कर सको। तो I will be making the complete lectures for the different subjects. I have started from the organization theory, and we have completed the three syllabus keywords like the nature and concept of organization theory, external environment of the organization, or various theories of the organization. उसके अंदर हमने काफ़ी चीज़ें जो है वो कवर कर चुकी हैं। इफ़ आपने अभी तक नहीं देखा है, तो यू कैन go and check the channel and go through the revision videos of those topics. In the minimum time, I have covered those topics, and I am planning to make
more lectures on these topics. इसके अलावा कुछ conceptual notes and value addition भी जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा कि कैसे आप कुछ जीएस के एग्जाम्पल्स या फिर कुछ ऑर्गेनाइजेशन के एग्जाम्पल्स जो आप इवन जीएस में पढ़ते हो, आप उनको कैसे इस कॉमर्स ऑप्शनल के अंदर यूज़ कर सकते हो। लाइक ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी में, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर वो ईज़िली यूज़ किए जा सकते हैं, लेकिन एग्ज़ैक्टली हमें पता ही नहीं होता है कि आप इनको भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो उसकी भी मैं एक वीडियो बनाऊँगी जिसके अंदर आपको ये एग्ज़ैक्ट बताया जाएगा कि कैसे इन पर्टिकुलर एग्ज़ाम्पल्स को हमें आंसर के अंदर यूज़ करना है। इसके अलावा कुछ आंसर राइटिंग सेशंस भी होंगे, जिसके अंदर हमारे कुछ पीवाईक्यू के बेसिस पे ही वो आंसर राइटिंग सेशंस होंगे कि कैसे हमें उन पीवाईक्यूज़ के साथ डील करना है, किन-किन थिंकर्स को हम वहाँ पे कोट कर सकते हैं, कैसे अपने आंसर को हम एक होलिस्टिक आंसर जो है वो बना सकते हैं। इसके अलावा हमारे कुछ रिवीजन सेशंस होंगे, जिसके अंदर हम मिनिमम टाइम के अंदर अपने पूरे के पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। तो इस पर्टिकुलर चैनल से आप ये सभी चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको कोई और गाइडेंस की भी ज़रूरत है, वन टू वन मेंटोरशिप की ज़रूरत है, तो आप अपने कमेंट सेक्शन के अंदर आप मेंशन कर सकते हो। आई विल प्रोवाइड टू यू द राइट गाइडेंस टू यू फॉर द कॉमर्स ऑप्शनल। देन नेक्स्ट आता है दैट इज़ द स्टैंडर्ड बुक लिस्ट फॉर द पेपर 1। अगर आप कॉमर्स ऑप्शनल बैकग्राउंड से हो, आपने ग्रेजुएशन उसके अंदर करी है, तो ये सारी बुक्स जो हैं वो आपको ईज़िली अपनी ही लाइब्रेरी के अंदर मिल सकती हैं। लाइक फंडामेंटल्स ऑफ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग फ्रॉम द जे.आर. मोंगा और द बी.के. गोयल, इट कैन बी यूज्ड फॉर द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए महेश्वरी एंड मित्तल या फिर एम.एन. अरोड़ा, या फिर आपने अगर सीए करी है तो आप उसके आईसीआई का मटेरियल भी जो है वो ईज़िली यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा ऑडिटिंग के लिए टैक्समैन की हमारी अरुण झा की बुक आती है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हो और ईज़िली इस पर्टिकुलर पेपर के क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। इनकम टैक्स के अंदर आप वीके सिंघानिया या फिर गिरीश आहूजा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आरपी रस्तोगी या फिर कानन जैन, फाइनेंशियल मार्केट के अंदर आपको किसी बुक को रेफर करने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी सिलेबस के अंदर कीवर्ड्स दिए गए हैं, उसको अगर आप जीएस 3 के आप साथ देखेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा ओवरलैप करता है, और जिसके अंदर वो ओवरलैप नहीं कर रहा है उसको आप ईज़िली चैट जीपीटी के थ्रू या फिर किसी भी अ, पर्टिकुलर साइट से आप उसको कीवर्ड को सर्च करके अपने अपने खुद के सेलेक्टिव नोट्स जो है वो तैयार कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है पेपर 2 के अंदर ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी में हम टी.एन. छाबड़ा, सी.बी. गुप्ता, इन बुक्स को रेफर कर सकते हो, और ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर भी। और इसके अंदर जो भी आपको कीवर्ड वहाँ पे नहीं मिलता है उस पर्टिकुलर बुक के अंदर, तो आप उसको ईज़िली इंटरनेट सर्च के थ्रू अपने नोट्स को तैयार कर सकते हो। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर भी टी.एन. छाबड़ा रहती है, इंटरनेट से भी आप सर्च कर सकते हो। एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस के अंदर आपको किसी बुक को रेफर करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली इंटरनेट से कीवर्ड के सर्च के थ्रू आप अपने नोट्स को तैयार कर सकते हो। इस पर्टिकुलर लिमिटेड बुक लिस्ट को अगर आप यूज़ करोगे, तो नो वन कैन स्टॉप यू टू क्रैक दिस कॉमर्स ऑप्शनल। सो अगर अभी भी आपका कोई इसके अंदर डाउट बचा है या आपकी कोई स्पेसिफिक प्रेफ़रेंस है, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर या फिर आप टेलीग्राम चैनल जो है वो जॉइन कर सकते हो, जिसके अंदर हम एक ने डेली आंसर राइटिंग इनिशिएटिव भी जो है वो चालू किया था। ऑर्गेनाइज़ेशन थ्योरी एंड ऑर्गेनाइज़ेशन बिहेवियर को हमने उसके अंदर कवर किया है। आप डेली अपने टॉपिक के अकॉर्डिंगली अपने आंसर को जो है वो लिख सकते हो, और अगर आपका कोई भी डाउट है तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू फॉर लिसनिंग।